आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 की साइंस का अध्याय 7 शुरू करने वाले हैं। अपना जो पिछला अध्याय था, अध्याय 6, वो अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। उसमें 15 क्वेश्चन थे जो हमने आप लोगों को अच्छे से समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज अपना जो अध्याय 7 है उसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। मतलब कैसे नियंत्रण होता है, कैसे समन्वय होता है उसका, मानव का, पत्तियों का, पौधों का कैसे नियंत्रण व समन्वय होता है। तो सबसे पहला जो इस अध्याय का अपना क्वेश्चन है वो है प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने में अंतर लिखिए। तो पहले देखना है अपन को कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। प्रतिवर्ती क्रियाएं वे कहलाती हैं जिन क्रियाओं पर अपना नियंत्रण नहीं होता है। मतलब जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं। और जो टहलने की क्रिया है वो तो अपन जानते ही हैं कि टहलना, यहाँ से वहां पर टहलना। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया में जो पहला अंतर है वो है अपना कि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। मेरुरज्जु कहाँ पे होती है, गर्दन के पीछे इस वाले भाग पर कहाँ पे होती है, मेरुरज्जु स्थित होती है। तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं ये मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं, जबकि टहलने की क्रिया होती है यह मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं। पहला अंतर हो गया अपना। दूसरा अंतर जो है प्रतिवर्ती क्रिया में कि जो प्रतिवर्ती क्रिया है ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। मतलब इन पर कोई अपनी इच्छा नहीं जाहिर कर सकते, जब अपना मन हुआ तभी हुआ नहीं। ये कैसी होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं। ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं जैसे कि हृदय का धड़कना, तो वो अपने आप होता है। तो हृदय का धड़कना कैसी है, एक अनैच्छिक क्रिया, और कैसी है, प्रतिवर्ती क्रिया। लेकिन टहलना ये ऐच्छिक क्रिया होती है। जब अपना मन किया तभी अपन टहलते हैं, बिना उसके नहीं टहलते। जब मन नहीं होता तब नहीं टहलते। तो ये कैसी है, ऐच्छिक क्रियाएं। इसके बाद जो प्रतिवर्ती क्रिया है इसमें तीसरा अंतर है कि ये बहुत तीव्र गति से होती हैं। कैसी होती हैं ये, तीव्र गति से। हृदय का धड़कना बहुत तीव्र गति से होता है ना, तो ये कैसी होती है, तीव्र गति से। लेकिन जो टहलने की क्रिया होती है इसकी अपेक्षा कैसी होती है, धीमी गति से। टहलने की क्रिया कैसी होती है, धीमी गति से होती है। जो अपना लास्ट अंतर है चौथा कि प्रतिवर्ती क्रिया में जो शरीर होता है उसका सिर्फ एक भाग प्रतिवर्ती क्रिया करता है। मतलब प्रतिवर्ती क्रिया में शरीर का सिर्फ एक भाग प्रतिवर्ती क्रिया करता है, लेकिन टहलने में जो शरीर का भाग है वो पूरा का पूरा गति करता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, गति करता है। जब अपन टहलते हैं तो पूरा शरीर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हाथ चला जाए पहले, ऐसे पैर चला जाए या कुछ, ऐसा नहीं है ना। तो टहलने की गति जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पूरा शरीर गति करता है। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया में सिर्फ शरीर का एक अंग गति करता है। हो गया अपना, ये आ जाएगा मौखिक। अब हम आप लोगों को लिख के बता रहे हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान से समझ लेना कि जो प्रतिवर्ती क्रिया है प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, इसके बाद जो टहलने की क्रिया है ये मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। टहलने की क्रिया मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। ये हो गया अपना पहला अंतर। इसके बाद जो दूसरा अंतर है प्रतिवर्ती क्रिया में कि प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसी होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। यह अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं।
लेकिन टहलना कैसी है, एक ऐच्छिक क्रिया है। हो गया दूसरा अंतर, यह अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, यह ऐच्छिक क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा अपना जो है, तीसरा है कि प्रतिवर्ती क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। प्रतिवर्ती क्रिया कैसी होती है, यह क्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। जैसे जैसे हृदय का धड़कना। लेकिन ये कैसी होती है, धीमी गति से होती हैं। यह क्रिया धीमी गति से होती है। हो गया इतना तीन अंतर अपने। इसके बाद जो अंतिम अंतर है चौथा अपना कि प्रतिवर्ती क्रिया में शरीर का कोई एक भाग प्रतिवर्ती क्रिया करता है। प्रतिवर्ती क्रिया करता है, लेकिन टहलने की क्रिया में शरीर का पूरा टहलने की क्रिया में पूर्ण शरीर गति करता है। हो गया अपना टहलने की क्रिया में पूर्ण शरीर गति करता है, या ऐसा भी लिख सकते हैं पूर्ण शरीर एक जगह से दूसरी जगह गति करता है। हो गया, लिख दे रहा है पूर्ण शरीर एक जगह से दूसरी जगह गति करता है। आ जाएगा आप लोगों को, पूरा हो गया चौथा। इसके ये अपने अंतर हैं, आप लोग ध्यान से देख लेना, लिख लेना। ठीक है, कि प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, टहलने की क्रिया मस्तिष्क के भाग अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसी हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, और यह एक ऐच्छिक क्रिया होती है। यह क्रिया बहुत तीव्र गति से चलती है, यह होती है जैसे कि हृदय का धड़कना, जबकि टहलने की क्रिया कैसी होती है, धीमी गति से होती है। प्रतिवर्ती क्रिया में शरीर का कोई एक भाग प्रतिवर्ती क्रिया करता है, जबकि टहलने की क्रिया में पूर्ण शरीर एक जगह से दूसरी जगह गति करता है। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा अपना, जो अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि छुई मुई पादप की पत्तियों की गति, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति व प्रकाश की प्रवाह की गति में क्या अंतर है। दूसरा अपना जो आंसर है, क्वेश्चन है अपना कि छुई मुई पादप की पत्तियों की गति व प्रकाश की प्रवाह की गति में क्या अंतर है। तो क्वेश्चन लिखेंगे अपना दूसरा, छुई मुई पादप की
पत्तियों की गति, प्रकाश की और प्रवाह की गति से किस प्रकार भिन्न है। गति से किस प्रकार भिन्न है। ये अपना क्वेश्चन, तो अपन देखो ध्यान से कि जो छुई हुई पादप की पत्तियों की गति है उसकी प्रकाश की ओर प्रवाह की गति। अब सबसे पहले आप लोग जान लो प्रवाह क्या है। प्रवाह वह होता है जैसे बीज से अंकुर फूटता है, जैसे ही बीज से अंकुर फूटता है तो उसमें जो छोटा सा भाग होता है हरे कलर का, वो आप लोग ध्यान से देखना कभी भी वो हमेशा प्रकाश की ओर गति करता है। मतलब जिस साइड से प्रकाश उगेगा पूरब साइड से उस साइड ही उसकी क्या होती है, गति होती है। तो उस प्रवाह की गति से किस प्रकार भिन्न है। छिमुई पादप की गति प्रकाश की ओर प्रवाह की गति से किस प्रकार भिन्न है। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो छुमुई पादप होता है, छुमुई का पौधा होता है, छुमुई का पौधा देखा है आपने कि उसे अपन स्पर्श करो तो उसकी पत्तियां कैसी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो जो छुमुई का पौधा होता है वह सिर्फ एक खास दिशा में वृद्धि नहीं करता। खास मतलब किसी एक दिशा में वृद्धि नहीं करता है, वह उद्दीपक की दिशा। अब उद्दीपक क्या है यहाँ पे, उसे जिस साइड से अपन स्पर्श करेंगे उसी साइड सिकुड़ेगा वो, ठीक है। अगर इस साइड से स्पर्श किया तो वो इस साइड को सिकुड़ जाएगा, अगर इस साइड से स्पर्श किया तो वो इस साइड को सिकुड़ जाएगा। मतलब उसे जिस साइड से अपन स्पर्श करेंगे उस साइड सिकुड़ जाएगा। तो वो किसी एक खास दिशा में वृद्धि नहीं करता है, ठीक है। किसी एक खास दिशा पर निर्भर नहीं करता है, वह सिर्फ उद्दीपक की दिशा पर निर्भर करता है। ये हो गया अपना पहला अंतर। उसके बाद जो प्रकाश की ओर प्रवाह की गति है उसमें है कि जो प्रवाह है वह सिर्फ उद्दीपक की दिशा मतलब प्रकाश की ओर गति पर निर्भर करता है, प्रकाश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, वो सिर्फ उद्दीपक की दिशा पर निर्भर करता है, मतलब प्रकाश की दिशा पर निर्भर करता है। जिस साइड से प्रकाश आएगा उसी साइड से क्या होगा, वो अपनी वृद्धि करेगा, ठीक है। ये दिशा पर निर्भर नहीं करता और ये दिशा पर निर्भर करता है। इसके बाद जो छुई पादप की पत्तियों की गति है यह बहुत तीव्र गति होती है, मतलब सेकंडों में पूर्ण हो जाती है। जैसे ही अपन ने इसे छुआ, छुई हुई पादप की पत्ती को जैसे ही छुआ तो वो सिकुड़ जाती है। जैसे ही अपन दूर हटे वो कैसी हो जाती है, जैसी पहले अवस्था में थी वैसे ही हो जाती है। तो मतलब ये कैसी है, बहुत तीव्र गति, 1 सेकंडों में पूर्ण हो जाती है। लेकिन प्रकाश की जो प्रवाह की गति है यह धीमी गति से चलती है। अपन इसे अनुभव कर सकते, मतलब महसूस तो कर सकते कि इसमें वृद्धि हो रही है, लेकिन अपन देख नहीं सकते कि इसमें वृद्धि किस प्रकार से हो रही है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा अंतर है इसमें कि जो छुई हुई पादप की गति होती है यह हार्मोन पर निर्भर नहीं करती हैं। कैसी होती हैं, ये हार्मोन पर निर्भर नहीं करती हैं कि ये हार्मोन के कारण सिकुड़ जाएं और फैल जाएं। ये तो सिर्फ स्पर्श के कारण होती है ना। लेकिन जो प्रकाश की और प्रवाह की गति है यह ऑक्सीजन हार्मोन पर निर्भर करती है। ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है पौधों में निकलता है, जिसके कारण पौधों की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये हार्मोन की गति पर निर्भर करती है, ये हार्मोन पर निर्भर करती हैं, ठीक है। तीसरा अंतर हो गया। इसके बाद जो अपना चौथा अंतर है छुई हुई पादप की गति में कि यह जल की मात्रा के परिवर्तन के कारण होता है। जैसे जिस प्रकार से कि जल की मात्रा होगी इस प्रकार से क्या होगा, इसमें परिवर्तन होगा। तो यह जल की मात्रा के परिवर्तन के कारण होता है। लेकिन यह जो है यह दोनों ओर असमान वृद्धि के कारण होता है। प्रकाश की ओर प्रवाह की गति जो है यह दोनों ओर असमान गति के कारण होता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि पौधे में कैसे होते हैं, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे पत्ती होगी, एक यहाँ पे, तो कैसी है, इसमें असमान है ना वृद्धि। तो यह असमान वृद्धि के कारण इसमें ऐसा होता है कि प्रकाश की ओर प्रवाह की गति होती है, प्रकाश की ओर गति करती है, ठीक है। आया समझ में। अब हम आप लोगों को लिख के बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे
छुई मुई पादप की पत्तियों की गति, यहां पे लिखना है प्रकाश की और प्रोह की गति। जो अपना पहला अंतर हमने बताया आप लोगों को कि जो छुई मुई पादप होता है यह किसी एक दिशा पर निर्भर नहीं करता। छुई मुई पादप की पत्तियां किसी खास दिशा पर निर्भर दिशा में लिखो, खास दिशा में वृद्धि नहीं करती हैं। यह है उद्दीपक। अब उद्दीपक क्या है, इसमें स्पर्श है उद्दीपक। यह उद्दीपक तो अपन कोष्टक में लिखेंगे स्पर्श। स्पर्श मतलब छूने, उद्दीपक पर निर्भर करती हैं, उद्दीपक की दिशा पर, उद्दीपक की दिशा पर निर्भर करती हैं। इतना हो गया। इसके बाद जो प्रकाश की ओर प्रोह की गति का है, इसमें है प्रकाश की ओर प्रोह की गति, ऐसा लिखो प्रोह की गति उद्दीपक। इसमें उद्दीपक क्या है, प्रकाश। तो प्रकाश उद्दीपक प्रकाश की दिशा पर निर्भर करता है, पर निर्भर करती हैं। इतना हो गया अपना। अब दूसरा है, इसमें दूसरा जो है छुई मुई पादप की पत्तियों की गति में वृद्धि नहीं होती है। वृद्धि मतलब अब आप लोगों को बताएं कि जो छुई मुई पादप की वृद्धि है वो मतलब जैसे ही अपन ने छुआ तो वो सिकुड़ जाती है, और जैसे ही अपन दूर हटे तो वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। उसी प्रकार से तो इनमें वृद्धि नहीं होती, लेकिन जो प्रोह है उनमें वृद्धि होती है, क्योंकि पौधा बढ़ता जाता है ना, तो उसमें वृद्धि अपन देख सकते हैं। तो इसमें कैसी होती है, वृद्धि होती है। इनमें वृद्धि नहीं होती है, लेकिन प्रोह में वृद्धि होती है। हो गया। इसके बाद जो अपना तीसरा है कि यह है अनुक्रिया बहुत तीव्र होती है, तीव्र गति से होती है। मतलब सेकंडों में ही पूर्ण हो जाती है। इतना ही लिख दो, तीव्र होती है। इसके बाद जो इसमें है तो यह क्रिया कैसी होती है, धीमी होती है। यह अनुक्रिया धीमी गति से होती है, गति से होती है। इसके बाद अपना जो चौथा अंतर है इसमें कि यह गति
गति हार्मोन पर निर्भर नहीं करती है, हार्मोन के द्वारा नहीं होती है। यह गति हार्मोन के द्वारा नहीं होती है, लेकिन जो प्रोह की गति है वो कौन से हार्मोन के द्वारा होती है? ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा। यह गति ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा होती है। जो अपना पांचवा अंतर है, लास्ट अंतर, कि यह जल की मात्रा के कारण होता है, या यह गति जल की मात्रा के कारण मात्रा के परिवर्तन के कारण। यह गति जल की मात्रा के परिवर्तन के कारण होती है, जबकि यह कैसी होती है? दोनों ओर असमान वृद्धि के कारण। यह गति दोनों ओर असमान वृद्धि के कारण होती है, वृद्धि के कारण होती है। हो गया अपना पांचवा अंतर। छुई पादप की पत्तियां किसी खास दिशा में वृद्धि नहीं करती, यह उद्दीपक की दिशा पर निर्भर होती हैं। उद्दीपक मतलब इसमें स्पर्श के कारण होती है, दिशा पर निर्भर होती हैं, जबकि प्रोह की गति उद्दीपक प्रकाश की दिशा पर निर्भर करती है। इसके बाद जो दूसरा अंतर है कि इनमें वृद्धि नहीं होती है और इनमें वृद्धि होती है। यह अनुक्रिया तीव्र गति से होती है, मतलब सेकंडों में पूर्ण हो जाती है, लेकिन यह अनुक्रिया धीमी गति से पूर्ण होती है। यह गति हार्मोन के द्वारा नहीं होती है और यह गति ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा होती है, और यह गति जल की मात्रा के परिवर्तन के कारण होती है और यह गति दोनों ओर असमान वृद्धि के कारण होती है। इतना हो गया अपना। इसके बाद जो अपना तीसरा क्वेश्चन है कि मानव को डॉक्टर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसमें इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के लिए क्यों कहता है? मानव को डॉक्टर इंसुलिन इंजेक्शन लगाने की सलाह क्यों देता है? ठीक है। इसके बाद जो अपना चौथा क्वेश्चन होगा कि अब जो अपन लोग हैं, मतलब हम लोग हैं, तो हम लोग अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगा लेते हैं? तो ये दोनों क्वेश्चन हम आप लोगों को नेक्स्ट में समझा रहे। जो तीसरा क्वेश्चन है अपना कि मधुमेह के रोगियों को डॉक्टर या चिकित्सक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह क्यों देता है? तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो मानव की रक्त में शर्करा जानते, शक्कर जिसे बोलते, तो मधुमेह रोगियों को जब शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है और शर्करा की मात्रा कैसी हो जाती है? अधिक हो जाती है, तो वो इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है तो शर्करा की वृद्धि के कारण इंसुलिन हार्मोन स्रावित नहीं हो पाता है अच्छे से, मानव में अच्छे से इंसुलिन हार्मोन स्रावित नहीं हो पाता है और मनुष्य को क्या हो जाता है, जिसे बोलते हैं शक्कर की बीमारी, शुगर की बीमारी, डायबिटीज, मधुमेह, तो
उसकी बीमारी हो जाती है, उसमें चिकित्सक जो होता है वो मनुष्य को इंसुलिन हार्मोन की सलाह देता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है, मतलब स्तर उसका कम बनाए रखता है, उसे एक सा बनाए रखता है। इसलिए मनुष्य को चिकित्सक क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन लेने की सलाह देता है। जो अपना चौथा क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन, कि हम लोग अगरबत्ती के गंध का पता कैसे लगाते हैं। तो जो अपनी नाक होती है, नाक में संवेदी अंग पाए जाते हैं। क्या, कौन से अंग पाए जाते हैं? संवेदी अंग पाए जाते हैं। जो संवेदी अंग विद्युत तरंग के द्वारा, जो अपने अंदर तरंग पाई जाती है, उस तरंग के द्वारा मस्तिष्क के अग्रभाग में यह तरंग भेजती है कोशिकांग द्वारा कि मतलब जो गंध आ रही है वो किसकी गंध है। तो ये क्रिया कैसे होती है? सेकंडों में पूर्ण हो जाती है, अपन को पता नहीं चलता। जैसे ही अपन महसूस करते हैं तो इतने में क्रिया कैसे हो जाती है? पूर्ण हो जाती है सेकंडों में। ठीक है, हम आप लोगों को लिख के बता रहे हैं पूरा क्वेश्चन आंसर, आप लोग ध्यान से देखना। जो अपना तीसरा क्वेश्चन है अब, कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। तो जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनमें अग्नाशय के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, निकलता है इंसुलिन, उसकी कमी हो जाती है और उनमें शक्कर की मात्रा क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है उनके शरीर में। तो उन्हें डॉक्टर क्या कहता है? शक्कर की मात्रा या शर्करा की मात्रा को कम करने के लिए इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है। तो अपन को लिखना है कि मधुमेह रोग अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन की कमी के कारण होता है। यह हार्मोन रुधिर मतलब रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने में सहायता करता है। अतः डॉक्टर रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाने की सलाह देता है, ताकि रुधिर में या रक्त में शर्करा का स्तर कम किया जा सके, मतलब शर्करा को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। ये हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। इसके बाद जो चौथा है अपना, कि हम अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। तो जो अगरबत्ती है, अगरबत्ती की गंध का पता लगाने के लिए हमारी नाक में गंधीय संवेदांग पाए जाते हैं, मतलब कुछ अंग पाए जाते हैं ऐसे, जो गंध के कारण रासायनिक क्रिया होती है और जिससे विद्युत आवेग संवेदी तंत्र का कोशिकाओं द्वारा अग्र मस्तिष्क तक पहुंचता है, जिसमें उपस्थित सूंघने के लिए विशिष्टीकृत अंग अगरबत्ती की गंध को पहचानने का कार्य करते हैं। अतः हम अगरबत्ती की गंध का पता लगा लेते हैं। तो जो अपनी नाक है उसमें क्या पाए जाते हैं? संवेदी अंग पाए जाते हैं, जिससे वो विद्युत आवेग के द्वारा अग्र मस्तिष्क तक सूचना देता है और जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या है, ये अगरबत्ती की गंध है। तो आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। 4 क्वेश्चन समझा रहे हैं आज हम आप लोगों को। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कुछ इसके आगे क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आप लोग अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप लोग फिर कंप्लीट कर लेना। और अगर आप लोगों को वीडियो यह पसंद आया हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।